Zero Academy। स्वागत है आप सबका। तो अगला टॉपिक आज फिर से देखते हैं, बहुत छोटा सा है। इसके थ्योरीज मैंने पहले ही कवर करा दिया हुआ है, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगा, बट फिर भी ये क्वेश्चंस दिया गया है निम्मी की तरफ से, तो बेहतर है कि आप एक नज़र इस पर ज़रूर डाल लें, ताकि इससे जो आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे ना छूटें। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से कि व्हाट इज़ द वर्क डन इन यूनिट टाइम। क्लियर है? यूनिट टाइम पे वर्क डन, या हम ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि वर्क डन इन यूनिट टाइम मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो W/T कार्य बटा समय क्या कहलाता है? तो कार्य बटा समय जो होता है इसको हम बोलते हैं पावर या फिर शक्ति। इसको अलग तरीके से और पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो क्वेश्चन ऐसा पूछे कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि वर्क डन इन यूनिट टाइम क्या होता है। इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पावर या फिर शक्ति। इसका इकाई की यदि हम बात करें तो इकाई क्या होगा? कार्य जो होता है इसका इकाई होता है जूल और समय का होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड, तो ये कहलाता है वॉट। WATT कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पावर का इकाई होता है वॉट, जो किसके बराबर होता है? जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन W/T बोले या रेट ऑफ डूइंग वर्क बोले, मतलब एक ही है। कंफ्यूजन इसलिए होता है, ये बार बार बताने का मतलब ये है क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन ही आपको मिल गया जहाँ पे ये पूछता है द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड। मीन्स एक बार बोलता है रेट ऑफ डूइंग वर्क और एक बार बोलता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है, यहाँ पे रेट और यहाँ पे कैपेसिटी, बाकी सारा चीज़ एक जैसा लिखता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा जब रेट मतलब समय, समय की बात किया मतलब पावर, और कैपेसिटी की बात किया जाता है मतलब हो जाता है उसका आंसर एनर्जी। क्लियर है? एनर्जी का इकाई क्या होता है? जूल। आपको पता है जो वर्क का इकाई जो होता है वही एनर्जी का इकाई होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर भी अगर यूनिट ऑफ एनर्जी बोलेगा तो वो हो जाता है आपका जूल। What is the ratio of power output to power input? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर की बात कर रहा है। आउटपुट अपॉन इनपुट की जब भी बात होती है तो वो कहलाता है इसकी इफ़िशियंसी या फिर दक्षता। अगर गुणा 100 कर देता है इसमें, इसका मतलब वो चेंज हो जाता है प्रतिशत में। क्लियर है? तो यहाँ पे आउटपुट अपॉन इनपुट पावर की बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा इफ़िशियंसी। What is called if a force of 1 Newton act on a body and move it through a distance of 1 meter? न्यूटन बल बोल रहा है, एक न्यूटन बल अगर किसी बॉडी में लगता है, जैसे कि ये बात कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए 1 न्यूटन बल लगाया जाता है, ये फोर्स लगाया जाता है 1 न्यूटन, और ये बॉडी खसक जाता है यहाँ से कितना? 1 मीटर डिस्टेंस पर। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। इस दिशा में इसमें बल लगाया, इसी दिशा में ये मूव कर गया। तो आपको पता है यहाँ पे दो चीज़ मिल रहा है, F और S। तो F.S जो होता है ये होता है कार्य के बराबर। कार्य का यही सूत्र होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, F.S होता है। क्लियर है? सेम दिशा में है इसलिए इसमें थीटा का जो वैल्यू रहता है वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो फॉर्मूला जो Fs cos थीटा बनता है ये क्या हो जाएगा? केवल F और S। तो F दिया है 1 न्यूटन और इस डिस्प्लेसमेंट दिया है 1 मीटर, तो कुल मिला के क्या हो गया? 1 न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर जो होता है वही तो 1 जूल के बराबर होता है। क्लियर है? जूल हमारा क्या है, या न्यूटन मीटर हमारा MK सिस्टम है, और जूल क्या है हमारा? SI सिस्टम है। दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के बराबर ही हैं। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर ही होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर A 1 जूल। डायन क्या होता है? यहाँ पे आपको डायन भी दिया हुआ है, तो डायन क्या होता है? न्यूटन जो होता है आपका, न्यूटन ये केवल न्यूटन बल का जो इकाई होता है, SI यूनिट जो होता है न्यूटन, और उसी का यदि हम सीरियस यूनिट पे जाते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा? डायन। अगला क्वेश्चन जाते हैं, हाउ मेनी अर्ग फॉर 1 जूल। ये है आपका SI यूनिट और ये है आपका CGS यूनिट, मतलब ये MKS यूनिट है और ये CGS यूनिट है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। सीधी सी बात है, ये दोनों किसका यूनिट है? अभी जो हमने देखा ये जूल किसका यूनिट था? कार्य का। तो कार्य बोले या फिर ऊर्जा बोले, इन दोनों का इकाई क्या है? सेम रहता है इकाई, और वो ये है SI जूल है और CGS जो है वो अर्ग है।
इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग। अच्छा, ऊपर में मैंने बता रहा था कि 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 10⁵ डायन के बराबर। ये बल के लिए है और ये किसके लिए है, कार्य या फिर ऊर्जा के लिए। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी न्यूटन्स फॉर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। देखिए किलोग्राम केजीएफ जो बोला जाता है वो मूवी वाला केजीएफ नहीं, यहाँ पे ये जो केजीएफ बोला जाता है ये क्या है, किलोग्राम फोर्स की बात करता है। तो फोर्स को हम केजीएफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, मैंने यूनिट सिस्टम जब पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इन सब चीज़ों को कि कितने तरीके के यूनिट सिस्टम होते हैं और कब जी का मल्टीप्लाई करना होता है, कब नहीं करना होता है एंड ऑल दैट। तो ये जो है ये हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट होता है, इसमें हम जी का मल्टीप्लाई नहीं करते। और न्यूटन में क्या होता है, जब न्यूटन की बात करते हैं तो वहाँ पे जी का मल्टीप्लाई होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस आता है वो कितने का होता है, जितना जी का जो वैल्यू होता है सिर्फ उतना ही इन दोनों के वैल्यू में डिफरेंस आता है। क्लियर है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि जी का वैल्यू क्या है हमारा 9.81 होता है, तो बस यही डिफरेंस यहाँ पर भी आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 9.81 न्यूटन, कि 1 kgf में कितना न्यूटन होगा 9.81। मतलब बस समझ जाइए ये था 1 और इस 1 में अब कितना मल्टीप्लाई कर दिया इस g का, मतलब 9.81 का, तो 1 इंटू दिस, तो ये इतना ही आएगा 9.81। ठीक, ये हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 एंड दैट इज हाउ मेनी वॉट फॉर 1 हॉर्स पावर इन अ मैट्रिक सिस्टम। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो जनरली हर जगह पे पूछा जाता है, इवन रेलवे के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें तो बार बार पूछे जाते हैं। बस ध्यान रखिए कि 1 HP हॉर्स पावर मतलब HP बोला जाता है, 1 HP इन मैट्रिक सिस्टम बोलेगा तब की कंडीशन में 735.5 वॉट, दैट इज़ बी करेक्ट आंसर। अगर ये किस में पूछा है, मैट्रिक्स में, ब्रिटिश में बोलता है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ ही रहा है ब्रिटिश में, अगर ब्रिटिश सिस्टम में बोलता है तो 746 वॉट। ठीक, जनरली क्या होता है हम हर चीज़ को मैट्रिक सिस्टम के तहत लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, मैक्सिमम टाइम जो आपको क्वेश्चन जो मिलता है वो ब्रिटिश वाला मिलता है, ये 746 वाला मिलता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है कि मैट्रिक्स बोल रहा है कि वो ब्रिटिश सिस्टम बोल रहा है, हम 746 लेते हैं अगर ये ऑप्शन में दिया जाता है। इस केस में जनरली हम ब्रिटिश सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन आता है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। What is the equivalent unit for 1 horse power in a metric system? Equivalent unit की बात करता है, equivalent unit की बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 75 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब आपको अगर कन्वर्ट करना होगा, कभी क्वेश्चन दिया जाता है किसमें, हॉर्स पावर में, 1 HP इज इक्वल्स टू, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो 75 kg मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जो वेट जो दिया जाएगा, जो मास दिया जाएगा उसको केजी की जगह पे पुटअप करना, जो लंबाई या दूरी जो दिया जाएगा उसको आप एम की जगह में पुटअप करना, और जो समय दिया जाएगा सेकंड की जगह पे, एंड देन आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको HP में आंसर आ जाएगा। तो आप इसको फार्मूला बोलिए या फिर फार्मूला ही बोलोगे और क्या है, ठीक है। ये है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड पे यदि हम ले रहे हैं तब ऐसा होता है 75 kg पर मीटर सेकेंड करके। लेकिन अगर इसे हम kgf मीटर पर मिनट में यदि हम लेते हैं, अब ये क्या पर सेकंड में है, यदि हमें इसे पर मिनट में लेना होता है तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, ये हो जाता है 4500 kgf किलोग्राम फोर्स, और उसके साथ हो जाता है मीटर और डिवाइडेड बाय में हो जाता है, ये जो सेकंड था उसकी जगह पे हो जाता है मिनट। अगर मिनट में दिया है तो 4500, अगर वो सेकंड में दिया है तो 75। ठीक, 75 एंड 4500 ध्यान पे रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, इकाई हो जाता है इसका जूल। तो इसमें तो कोई दो बत्त वाली बात ही नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। mgh, m का मतलब होता है द्रव्यमान, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। h4 हो जाता है उसकी हाइट। क्लियर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा उसके स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। धरती जमीन से जितना ऊपर होता है उसके हिसाब से इसमें एनर्जी जनरेट होता है, और उसी एनर्जी जनरेट को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है mgh और जिसका इकाई होता है जूल।
व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये इसके स्थिति के कारण पोटेंशियल एनर्जी होता है, और गति के कारण गतिज ऊर्जा, अगर गति होगा तो गतिज ऊर्जा, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। क्लियर है, एम द्रव्यमान होता है, वी फॉर वेग होता है, वेग का वर्ग करना होता है। चूंकि ये भी एक एनर्जी है इसीलिए इसका जो यूनिट होता है वो भी जूल ही होता है। 1/2 mv², ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। इसके अलावा आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सा होता है। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी अगर बोला जाता है तो मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आता है। ये दोनों को मिला जुला के या एक साथ मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है या यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इस तरीके से देता है जिसमें आपको काइनेटिक भी निकालना होता है, पोटेंशियल भी निकालना होता है, और उसके बाद फिर बोलता है फाइनली उसमें आप मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करो। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार मैकेनिकल एनर्जी का तो फार्मूला हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं क्या होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला तो आपको पता रहता है, जनरली हर किसी को पता होता है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी भूल जाते हैं, फिर क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना ये थ्योरेटिकली भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछा जाता है। तो उस केस में आपको वो दोनों आंसर जो आया है के और पी, उन दोनों को आपको जोड़ देना है, वही आपका मैकेनिकल एनर्जी होगा। चूंकि ये भी एनर्जी है तो इसका भी इकाई वही होता है जो इन दोनों का इकाई होता है, मतलब जूल। क्लियर है? व्हाट इज़ द वर्क डन इफ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन एक्टेड अपॉन अ बॉडी एंड द बॉडी हैज़ बीन मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। कार्य पूछा गया है, यदि बल 250 है और कितना विस्थापन तय किया गया, 15 मीटर का यदि विस्थापन तय किया गया, तब हमें कार्य बताना है। कार्य बराबर होता है F × S। आप जानते हैं बल है 250 और गुणा में है आपका 15 मीटर। क्लियर है? इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने से ये मिल जाता है हमको 3750। ये है हमारा न्यूटन में और ये हमारा मीटर में। न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल। तो आंसर यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा 3750 ऑप्शन नंबर डी। What is the potential energy if a body of mass 250 kg is at a height of 30 मीटर? पोटेंशियल एनर्जी P निकालना है आपको, mgh होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। दिस मच इज इक्वल्स टू m का वैल्यू दिया है आपको 250, g का वैल्यू होता है 9.81 और इनटू ऊंचाई आपको दिया हुआ है 30 मीटर। क्लियर है? ये kg में दिया है, ये मीटर में दिया है, तो हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में सारा चीज़ सही है। ये हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये डेसिमल यदि हम हटाते हैं तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, ये और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 का इससे करेंगे तो 75 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 981 से। सो फर्स्ट हम 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5094। उसके बाद हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7686। ऐड कर देते हैं 57537। यह आया हमारा जूल में। हमारा जो आंसर आया है वो जूल में है, लेकिन आंसर देखिए ऑप्शन आपको क्या दिखा रहा है, किलो जूल। किलो जूल, किलो मतलब क्या करना है हमें, 1000 का उसमें जितना आया है उसमें से भाग दे देना है। तो 1 2 3 0, तो 1 2 3 संख्या को छोड़ के उसमें हम लगा देते हैं दशमलव, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 73.5 और उसके बाद क्या है 7। तो कुछ ऐसा आंसर हमारा 73.57 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी ऑफ अ मास 10 kg केप्ट ऑन अ टॉप ऑफ अ पोल 20 मीटर हाइट। मास बोल रहा है 10 kg है और हाइट बोल रहा है यहाँ पे 20 मीटर है। क्लियर है? मतलब हमको यहाँ पे एम का मान पता है और एच का मान पता है, तो सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम फिर से वही वापस mgh का फॉर्मूला लगा देंगे। mgh का फॉर्मूला लगाने से यहाँ पे m हम ले लेते हैं 10, चूँकि सारा सिंपल दिख रहा है 10 20, तो g भी मैं 10 ही अगर ले लेता हूँ तो शायद आंसर चेंज हो जाए, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। और मीटर दिया हुआ है 20, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 के साथ 000। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसका। ऑप्शन तो हमारा वैसा कुछ मैच नहीं कर रहा है। अगर ऑप्शन वैसा मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि हमने जो 10 का वैल्यू लिया है वो हमारा गलत है। तो मास था 10,
हम ले लेते हैं इसको 9.81 इंटू ये था हमारा 30, 1 मिनट, हाइट था हमारा 20। ये हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, 1 0 इससे कटेगा, 1 0 इससे कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 16 18 19 1962 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे जहाँ ज़रूरत हो या जहाँ मेंशन किया हो वहाँ ही आप जी का जो वैल्यू है उसको आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करें, अदरवाइज़ आप 9.81 लेकर ही चलें, अदरवाइज़ इस तरीके की समस्या देखने को मिल सकता है। What is the work done in a joule if a load of 15.5 kg is lifted through a height of a 4.4 मीटर? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिर से वही चीज़ बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। mgh का फॉर्मूला होता है mgh, m आपको दिया है 15.5 kg, g का वैल्यू हो जाता है 9.81 इंटू हाइट दिया हुआ है 4.4 मीटर। इसके चलते ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 और उसके बाद 2 0, ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 उसके बाद 1 0, ये डेसिमल हटेगा तो 1 और उसके बाद एक संख्या इसलिए 1 0। अब ये टोटल है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है 669.04 जूल। अगर हम क्या लेते हैं 9.81 लेते हैं तो उस हिसाब से हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली किससे इक्वल हो रहा है, 669 जूल, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप यहाँ पे जो जी का जो वैल्यू है यदि आप चेंज करते हो, दूसरा ले लेते हो, मान लो आप जी का वैल्यू यहाँ पे 10 लेते, ये जो जी का वैल्यू है यदि आप यहाँ पे 10 ले लेते तो आपका दूसरा आंसर, नया आंसर जो है वो आपको 682 आ जाता, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये 69 है, 70 नहीं पहुँचा और ये 82, मतलब 3 का डिफरेंस आ जा रहा है। तो ऑप्शन ध्यान पे देख के चलिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको जब भी जी का वैल्यू 10 मेंशन नहीं करता है, आप 9.81 लेकर ही चलिए। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 5 kg ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड? काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, 1/2 mv² होता है, हाफ एम का वैल्यू दिया हुआ है 5 ग्राम और वेलोसिटी दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर दिया है तो 500 गुणित 500 2 बार आप लिखोगे क्योंकि वो स्क्वायर दिया हुआ है, क्लियर। ये ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन आंसर देखिए, आंसर आपका जूल में है, तो जूल में तो तब आता है जब ये किलोग्राम होता, तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए, आपको 1000 का यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, 1 2 3 1 2 3 यहाँ से आप हटा दिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा 25 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 625 जूल, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अ करेक्ट। तो कुछ इस तरीके के सवाल आपको दिए गए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर्स रिलेटेड टॉपिक जो है उसमें निम्मी के द्वारा। तो होप शो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या फॉर्मूला इतना ही आएगा। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने जब इसका थ्योरी वाला वीडियो जो अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि और क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरीके के हो सकते हैं, या इनमें से कोई कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं, या बेहतर होगा कि आप इसका थ्योरी वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।